Thank you, भाइ बहिनीहरू राम्रो प्रस्तुतिको लागि र अब फेरि पनि म मन्तव्यमा जोड्न चाहन्छु। अब चाहिँ now I would like to request Anand Swarup Burman, editor of Samakalin Tisri Dunia, to come on the stage and deliver your precious word. Please, sir. नया शक्ति पार्टी के अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई जी और उपस्थित जन समुदाय हरो, आज इस ऐतिहासिक मौके पर मैं यहां अपनी उपस्थिति देखकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। यह एक ऐसा अवसर है जिसका अगर सही ढंग से कार्यान्वयन किया गया आने वाले वर्षों में तो एक इतिहास की रचना कर सकता है। नेपाल का भविष्य बदल सकता है, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में इसे झेलने होंगे। इसे बाबूराम जी भी जानते होंगे और यहां जो लोग मौजूद हैं, जो इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको भी इसका एहसास होगा। जिस समय बाबूराम जी ने नेकपा माओवादी से इस्तीफा दिया और नया शक्ति पार्टी के गठन के शुरुआत की, उस समय यह चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि बाबूराम जी ने मार्क्सवाद लेनिनवाद छोड़ दिया, बाबूराम जी अब कम्युनिस्ट नहीं रहे और उन्होंने बुर्जुआ राजनीति की शुरुआत कर दी है। यह बात धीरे धीरे भारत के बौद्धिक समुदाय में भी पहुंची और तब मैंने बाबूराम जी को फोन किया कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, क्योंकि आपके बारे में इस तरह की और नया शक्ति पार्टी के बारे में इस तरह की अफवाहें नेपाल में और भारत में हर जगह हो रही हैं। मैंने कहा कि आप अपना एक लंबा इंटरव्यू दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो। बाबूराम जी तैयार हो गए और फिर मैंने अपनी पत्रिका के जो यहां प्रतिनिधि नरेश ग्यावाली थे, उनके जिम्मे लगाया कि वो इंटरव्यू लें। वह इंटरव्यू छपा और उस इंटरव्यू की 5-6 पंक्तियां मैं केवल पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोगों को भी पता चले कि उस इंटरव्यू में
क्या खास बात थी। मैं उसको अक्षरशः पढ़ रहा हूं। बाबूराम जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं आज भी पूरी तरह मानता हूं कि द्वंद्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन अन्य विचारों की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक है, लेकिन मार्क्सवाद के प्रयोग के नाम पर विभिन्न देशों में जिस प्रकार के प्रयोग किए गए, अपने को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहने वाली पार्टियों ने जिस तरह उस विचार की मूलभूत मान्यताओं को भुला दिया और मार्क्सवाद को किसी धर्मशास्त्र की तरह एक जड़ वस्तु के रूप में प्रयोग करने का जो प्रयत्न किया, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। मेरा मानना है कि मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को ग्रहण करते हुए उसका आधुनिक युग के साथ विकास करना चाहिए। मैं कम्युनिज्म अथवा मार्क्सवाद का विरोधी नहीं हूं, बल्कि उसको 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप समृद्ध और विकसित करते हुए आगे ले जाने के पक्ष में हूं। नई शक्ति का वैचारिक आधार भी यही है। ये बाबूराम भट्टराई का कथन है, नई शक्ति के वैचारिक आधार के रूप में, और अपनी पोजीशन के बारे में, जिसके बारे में तमाम तरह के भ्रम चारों तरफ फैलाए गए थे। तो ये माना जा सकता है कि एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। अब मैं खुद नया शक्ति पार्टी के निर्माण की परिघटना को नेपाल की राजनीति में एक प्रयोग मानता हूं, क्योंकि नेपाल की राजनीति में समय समय पर प्रयोग होते रहे हैं और भारत के चंद सौभाग्यशाली लोगों में से मैं हूं जिसने नेपाल के कम्युनिस्ट मूवमेंट में कॉमरेड पुष्पलाल से लेकर और कॉमरेड विप्लव तक किसी न किसी रूप में जो उनसे जुड़ा रहा है। इसलिए मुझे बहुत सारी चीजें मालूम हैं और पता है कि कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं। 1968 में मेरी कॉमरेड पुष्पलाल जी से मुलाकात हुई थी और वो उस समय शायद तुलसीलाल आमात्य को से अलग होकर चौथी कांग्रेस का गठन करने में लगे थे। बहरहाल टाइम आउट का मेरे पास संदेश आया है, मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि नेपाल में लगातार संघर्ष होते रहे हैं और यह जन संघर्षों की एक धरती रही है। यहाँ कभी राजा का दमन चक्र रहा, कभी राणाशाही का दमन चक्र रहा, लेकिन हमेशा यहाँ की जनता संघर्ष करती रही है। यहाँ की जनता जितनी सहिष्णु है उतनी ही संघर्षशील भी है और यही एक चीज है जो नेपाल को आने वाले दिनों में भी जिंदा रखेगी। आप देखिए इतिहास में लखन थापा के संघर्ष से लेकर के और माओवादी जनयुद्ध तक जितने भी संघर्ष हुए, हर पिछले संघर्ष की तुलना में आगे का संघर्ष एक कदम गुणात्मक परिवर्तन की दृष्टि से एक कदम आगे था। तो इस लिहाज से यह माना जा सकता है कि अभी भी जो संघर्ष अब शुरू होगा तो जो अधूरे टास्क रह गए हैं पिछले क्रांति के, उसको वह पूरा करेगा। नेपाल का एक दुर्भाग्य यह भी है कि हर बार लगता है कि अब चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन ठीक होते होते कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। चाहे वह 1990 का आंदोलन हो या माओवादी जनयुद्ध के बाद की स्थिति रही हो। ऐसे में बहुत सतर्कता के साथ और बहुत सोच समझ करके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी होगी। मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं और इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है नेपाल की संप्रभुता को बनाए रखना आज के समय में। और नेपाल की संप्रभुता तभी आप बनाए रख सकते हैं जब इसको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाएं, जो कि आपका कार्यक्रम है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के क्रम में अगर आपने भारत पर अपनी निर्भरता को कम नहीं किया
तो इसकी संप्रभुता को आप बचाए नहीं रख सकेंगे। ये मैं आपको इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं भारत का हूं और भारत के सत्ताधारी वर्ग के चरित्र को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वैसे तो किसी भी देश पर आपकी निर्भरता ठीक नहीं है, लेकिन भारत का जो चरित्र है वो सुगौली संधि से लेके आज तक, ब्लॉकेट तक जो नाकाबंदी हुई थी उस समय तक, यह दिखाता है कि आप आर्थिक दृष्टि से कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो। इसलिए आपको एक स्वतंत्र नीति अख्तियार करनी होगी। और अगर हम 200 साल गुलाम रहे हैं भारत के लोग, इसलिए हमारी मानसिकता जो है एक औपनिवेशिक मानसिकता हो गई और हमारे यहां कभी इस औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने का कोई सचेत प्रयास नहीं हुआ। उल्टे 1990 में ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारा पूरा उपनिवेशीकरण हो गया, रिकोलोनाइजेशन। तो इसलिए हम अपने पड़ोसी देशों की संप्रभुता को उसके भौगोलिक आकार, उसकी आर्थिक हैसियत से नापते हैं। छोटा देश, छोटी संप्रभुता, जबकि संप्रभुता छोटी या बड़ी नहीं होती। इसीलिए सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध लगभग खराब हैं, आप देख लीजिएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके नया शक्ति पार्टी के लोगों को अपनी नीति बनानी होगी। और अगर इन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ सके, यानी जिसमें सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट ये होगा कि यहां के नौजवान जो खाड़ी के देशों में जिनका पलायन लगातार जारी है, अगर आपने उसको रोक लिया, थोड़ा भी रोक लिया, तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी। और मैं हृदय से कामना करता हूं कि आप इसमें सफल हों। धन्यवाद। Thank you, sir. Moving to the next, I would like to request Mr. Surinder Bhaduria, speakperson of Bahujan Samaj Party. इस नई शक्ति